आज की कहानी दो दोस्तों की है जो लेक अपोपका में डाइविंग के लिए गए थे। उन्होंने अपनी हदें पार कर दी और उन्हें सबसे खतरनाक केव डाइविंग स्थिति का सामना करना पड़ा जिसे सिल्टअप कहा जाता है। ये कहानी है जेम्स गोकी और डैनियल यूजीन स्मिथ की। लेक अपोपका अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में ऑरेंज और लेक काउंटीज के बीच स्थित एक मीठे पानी की झील है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 30,800 एकड़ 125 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे राज्य की चौथी सबसे बड़ी झील बनाता है। इस झील को मुख्य रूप से बारिश का पानी, प्राकृतिक झरनों और तूफानी बहाव से पानी प्राप्त होता है। यह झील एपोपका बोकक्लेयर कनाल के जरिए उत्तर में स्थित लेक बोकक्लेयर और लेक डोरा से जुड़ती है। लेक अपोपका के उत्तरी किनारे पर कई पर्यटकों के लिए आकर्षण मौजूद हैं, जैसे कि ट्रेल्स, एक ऑब्जर्वेशन टावर और पुराना पंप हाउस। इस वजह से यह झील प्रकृति प्रेमियों के लिए एक शानदार जगह मानी जाती है। यहाँ लगभग 400 प्रजातियों के परिंदे पाए जाते हैं और यह प्रवासी परिंदों को देखने के लिए दुनिया की बेहतरीन जगहों में से एक मानी जाती है। इस झील के पूर्वी किनारे पर 11 मील लंबा वाइल्ड लाइफ ड्राइव भी मौजूद है, जिसे देखने के लिए पर्यटक अक्सर आते हैं। इस ड्राइव के साथ एक ऑडियो टूर भी उपलब्ध होता है, जिससे लोग झील के नज़ारों का आनंद लेते हुए इसकी खासियतों के बारे में जान सकते हैं। लेक अपोपका के खूबसूरत नज़ारों को देखने वाले लोग यह भी जानते हैं कि यह झील अब खुद को इंसानी प्रदूषण से मुक्त करने के बदलाव से गुजर रही है। 1980 के दशक में अपोपका बोकक्लेयर कनाल का निर्माण इस झील के उत्तरी किनारे में बदलाव लाने की एक बड़ी योजना के तहत किया गया था। लेक अपोपका पहले 50,000 एकड़ 202 वर्ग किलोमीटर में फैली थी, लेकिन 1941 में एक बांध बनाया गया, जिससे झील के उत्तरी हिस्से के 20,000 एकड़ 81 वर्ग किलोमीटर दलदली क्षेत्र को सुखाकर खेती के लिए तैयार किया गया। इस खेती से निकले गंदे पानी ने मछलियों की तादाद घटा दी और झील में एल्गी की अत्यधिक वृद्धि होने लगी। 2002 की एक रिपोर्ट के अनुसार गिजर्ड शेड नाम की मछलियां 58 मीट्रिक टन फास्फोरस और 175 मीट्रिक टन नाइट्रोजन छोड़ती थी, जिससे झील की स्थिति खराब होती चली गई। लेक अपोपका के दक्षिण पश्चिम हिस्से में सतह से करीब 45 फीट 13.7 मीटर नीचे एक वेंट मौजूद है, जो अपोपका स्प्रिंग्स की ओर जाता है। ये वेंट 16 फीट 4.8 मीटर की गहराई तक एक संकरी चट्टानी सुरंग में समा जाता है और फिर लगभग 45 डिग्री के कोण पर उतरता हुआ 90 फीट 27.4 मीटर की गहराई तक पहुंचता है, जिससे यहाँ गोताखोरी बेहद खतरनाक हो जाती है। हालांकि लेक अपोपका में गोताखोर अक्सर इस जगह पर जाते थे, लेकिन आज की कहानी यहाँ से नहीं शुरू होती। आज के गोताखोर गॉर्डनिक स्प्रिंग्स की ओर जा रहे थे, जो अपोपका स्प्रिंग्स के ठीक पूर्व में स्थित थी। 4 जुलाई 1995 मंगलवार को 34 वर्षीय केविन जेम्स गोकी और 25 वर्षीय डैनियल यूजीन स्मिथ ने अपोपका स्प्रिंग्स में गोता लगाने का फैसला किया। वे अपने दोस्तों के साथ बोट के जरिए गॉर्डनिक स्प्रिंग्स पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपनी डाइविंग गियर पहनी, उनकी एक खतरनाक यात्रा शुरू होने वाली थी। केविन और डैनियल ने ठंडे पानी में गोता लगाना शुरू किया। उन्होंने अपने दोस्तों से कहा था कि वे ज्यादा देर पानी के अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके पास केवल 45 मिनट की ऑक्सीजन थी। लेकिन जब 60 मिनट बीतने के बाद भी वे सतह पर नहीं आए, तो उनके दोस्तों को चिंता हुई और उन्होंने शेरिफ विभाग से संपर्क किया। जब लोकल अथॉरिटीज वहां पहुंची, तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास रिकवरी मिशन के लिए जरूरी ट्रेनिंग नहीं है। इसलिए उन्होंने जिम कैल्विन और मार्क लॉन्ग से संपर्क किया, जो स्थानीय गुफा बचाव और रिकवरी डाइवर्स थे। मार्क पहले ही 800 से अधिक गुफा डाइविंग कर चुके थे और 14 वर्षों से केव डाइविंग के लिए प्रमाणित थे। मार्क और जिम ने पानी में उतरकर केविन और डैनियल के रास्ते को ट्रेस किया। वे धीरे धीरे उस छोटे से रास्ते तक पहुंचे जहां दोनों के शरीर मिले। दोनों 96 फीट 29 मीटर की गहराई में एक तंग चट्टान के बीच फंसे हुए थे। जिम ने बताया कि केविन और डैनियल केवल ओपन वाटर डाइवर्स थे और उनके पास केव डाइविंग का सर्टिफिकेशन नहीं था। मार्क ने कहा कि जिस जगह पर इन दोनों की मौत हुई, वहां जाना आम तौर पर कोई पसंद नहीं करता। ये जगह संकरी थी और यहाँ पानी में सैकड़ों सालों की मिट्टी जमी हुई थी। ऐसे स्थानों पर गोताखोरों के लिए सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि अगर वे गलती से तलछट को हिला दें, तो चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। इस स्थिति में दिशा का पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है और जीवन खतरे में पड़ जाता है।
केव डाइविंग में दो ही रास्ते होते हैं, या तो खुद को शांत रखकर बाहर निकलने का तरीका खोजें या फिर अपने गाइडलाइन को फॉलो करें। हर अनुभवी गुफा गोताखोर पानी में प्रवेश करने से पहले एक गाइडलाइन सेट करता है। यह लाइन गोताखोर को बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। बिना गाइडलाइन के गुफा में रास्ता भूलना बेहद आसान होता है और इस प्रक्रिया में कीमती समय और ऑक्सीजन बर्बाद हो सकती है। कुछ लोकप्रिय गुफाओं में पहले से ही स्थायी गाइडलाइन होती है, जिन्हें पहले के गोताखोरों द्वारा लगाया गया होता है, लेकिन हर बार यह निश्चित नहीं होता कि यह गाइडलाइन अब भी मौजूद है या कितनी दूर तक जाती है। इसलिए अधिकतर गुफा गोताखोर अपनी खुद की लाइन बिछाते हैं और बाहर निकलते समय उसे हटा लेते हैं। दुर्भाग्य से केविन और डैनियल के पास यह जरूरी उपकरण और ट्रेनिंग नहीं थी जिससे वे इस खतरनाक स्थिति में खुद को बचा पाते। केविन और डैनियल के पास केव डाइविंग की कोई सर्टिफिकेशन नहीं थी, इसलिए उनकी नासमझी और अनुभवहीनता की वजह से उन्होंने किसी भी तरह की गाइडलाइन नहीं अपनाई। माना जाता है कि उन्होंने सिल्ट गंदगी को हिला दिया, जिससे केव के अंदर अंधेरा हो गया और वे रास्ता भटक गए। घबराहट में वे अपना संतुलन खो बैठे और पानी में डूब गए। यह हादसा यह साबित करता है कि किसी भी केव में जाने से पहले उचित ट्रेनिंग और जरूरी उपकरणों की कितनी अहमियत होती है। मार्क लॉन्ग ने भी नोट किया कि केविन और डैनियल के पास बहुत ही कम रोशनी के इंतजाम थे। केव डाइविंग में हर डाइवर के पास कम से कम 3 लाइट्स होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई टॉर्च हाथ से छूट जाए, बैटरी खत्म हो जाए या बल्ब जल जाए तो बैकअप मौजूद रहे। इसके अलावा केव डाइवर्स जब केव में एंटर करते हैं या बाहर निकलते हैं तो वे अपनी ऑक्सीजन का सिर्फ 1/3 हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। बाकी का 1/3 हिस्सा इमरजेंसी के लिए रखा जाता है। लेकिन केविन और डैनियल ने इस नियम का पालन नहीं किया। हर डाइवर के पास एक बैकअप रेगुलेटर भी होना चाहिए, ताकि अगर उनका मुख्य रेगुलेटर खराब हो जाए तो वे सांस ले सकें। लेकिन न तो केविन और न ही डैनियल के पास कोई बैकअप था। उनकी मौत पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली थी अगर उन्होंने सुरक्षित डाइविंग के नियमों का पालन किया होता। इसमें से एक डाइवर, हालांकि यह साफ नहीं कि कौन, सिर्फ 6 डाइव का अनुभव रखता था और हाल ही में डाइविंग का लाइसेंस हासिल किया था। लोकल प्रेस रिपोर्ट्स के मुताबिक कई लोग मानते हैं कि ओपन वाटर सर्टिफिकेशन के बाद केव डाइविंग सर्टिफिकेशन अगला कदम होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। यह पूरी तरह से आपके अनुभव, क्षमताओं और मानसिक स्थिरता पर निर्भर करता है। खुले समुद्र में डाइविंग करना और तंग केव के अंदर डाइविंग करने में बहुत फर्क होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अनुभव की सीमाओं में रहे और सही ट्रेनिंग प्राप्त करे तो इस तरह के हादसे पूरी तरह से रोके जा सकते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली रोमांचक केव डाइविंग कहानी को मिस न करें।